हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी ऐसी माँ और पत्नी की संघर्ष की कहानी है जो सारा दिन घर का काम करती हैं, पति की दिन रात सेवा करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, उनकी देखभाल भी करती हैं और बदले में क्या मिलता है? तिरस्कार। तो चलिए आपको एक नए सफर के लिए ले चलते हैं। ये कहानी लखनऊ की रहने वाली प्रियंका की है। प्रियंका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। उसकी माँ ने उसे बोला, बेटी अब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली हो तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देख रखा है। उसका नाम कैलाश है और वह रेलवे में कर्मचारी है, लेकिन तुमसे 10 साल बड़ा है। माँ, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जो आपको ठीक लगे वो करिए। उसके बाद प्रियंका की शादी कैलाश से हो जाती है और वह खुशी खुशी विदा होकर अपने ससुराल आती है। प्रियंका दुल्हन के लिबास में स्टेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी देखती है कि उसका पति शराब का बोतल लिए हुए कमरे में प्रवेश करता है और कहता है, ओए मेरी बीबी, मैं तुम्हारा पति कैलाश हूँ। मेरी पहली बीबी मेरी शराब है। मुझे तो बस शराब चाहिए, उसे गिलास में डाल कर दे। शराब पीना गलत बात है जी, आप शराब पीना छोड़ दीजिए। कैलाश इतना सुनते ही गुस्सा हो जाता है और प्रियंका को 2 चांटे मार देता है और बेड पर जाकर चुपचाप सो जाता है। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, तो रात भर बैठकर रोती रही। अगले दिन कैलाश सोकर उठा तो वह प्रियंका से माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे 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 माफ कर दो प्रियंका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं जब भी शराब पीता हूँ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। प्रियंका का पहली रात का अनुभव काफी डरावना था। कैलाश बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन पीने के बाद उनका अलग ही रूप होता था। दूसरे दिन जब नशा उतरता तो माफी भी मांग लेते थे। प्रियंका जी ने उन्हें माफ भी कर देती थी और अब तो ये रोज की बात थी। प्रियंका जी इसे अपनी नियति मानकर जीवन जी रही थी। कैलाश नाथ जी एक रेलवे कर्मचारी थे। तनख्वाह अच्छी खासी मिलती थी, लेकिन शराब पीने की लत है। रोज रात को बिना पिए सोते नहीं थे और ये आदत हमेशा बनी रही। माँ, आपने रेलवे की कर्मचारी देखकर मेरी शादी तो कर दी, लेकिन मेरी जिंदगी इन्होंने नर्क बना रखी हुई है। रोज शराब पीकर आते हैं और कुछ कहो तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। बेटी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, एडजस्ट कर। उसके बाद धीरे धीरे प्रियंका ने माँ को बताना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। इसी बीच 2 बच्चे हो गए, विवेक और लता। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। प्रियंका ने दोनों को अच्छे संस्कार दिए, लेकिन बच्चे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। उन्होंने बचपन से यही देखा कि दादी और पापा मम्मी को हमेशा उनके काम को लेकर डांटते ही रहते हैं, इसलिए बच्चे भी माँ को झिड़क देते थे। पर आज तो हद ही हो गई जब प्रियंका ने 18 साल की बेटी लता और 19 साल के विवेक को बुरी तरह लड़ते हुए देखा। विवेक और लता एक दूसरे के बाल नोच रहे थे और एक दूसरे को चप्पलों से मार रहे थे। ये देखकर प्रियंका कहने लगी, इतने बड़े हो गए हो, तुम लोग लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? चलो दूर हटो यहाँ से। उसके बाद प्रियंका ने विवेक को चांटा लगा दिया। गुस्से में विवेक ने माँ को भी चांटा मार दिया और बेटी माँ पर चिल्लाते हुए बोली, माँ तुम बीच में क्यों आए? तुम सच में बेवकूफ और कमअकल औरत हो। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पापा बिल्कुल सही करते हैं आपके साथ, आप हो ही इसके लायक। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। प्रियंका ठगी सी रह गई। वह तो इन बच्चों में अपना भविष्य ढूंढ रही थी। आज तक सारे कष्ट ये सोचकर झेले कि बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर असर न हो। उसने सोचा था कि यही बच्चे उसे सम्मान दिलाएंगे। सम्मान तो छोड़ो, वो तो उसे माँ ही नहीं समझते। उसके बाद प्रियंका ने अपना सामान पैक किया और एक कागज पर 4 लाइन लिखी, जब तक तुम लोग मुझे सम्मान नहीं दोगे तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। ऐसा लिखकर उन्होंने घर छोड़ दिया और बस स्टैंड की तरफ चल गई। 3 घंटे बस स्टैंड पर मनन करने के बाद प्रियंका जी को सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। वह घर वापस जाने के लिए प्रियंका ने ऑटो किया और जैसे ही खिड़की के पास पहुंची तो अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। उसकी चिट्ठी पढ़कर सब हंस रहे थे और
कह रहे थे, इसका मतलब बेवकूफ औरत को चिट्ठी भी लिखनी आती है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, माँ तो है ही बेवकूफ औरत। अरे तुम लोग परेशान ना हो, उसका कोई ठिकाना उकाना तो है नहीं। 3-4 घंटे में रोध होकर वापस आ जाएगी। जाओ बच्चे तुम लोग आराम करो। उसके बाद तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए और प्रियंका भी खिड़की के बाहर बैठकर रोने लगी और सोचने लगी, जिस घर के लिए मैंने आज तक अपनी पूरी जवानी दे दी, आज तक उस घर में मुझे सम्मान नहीं मिला। मैंने कितने जतन किए कि सबको खुश रखूं, लेकिन मेरे काम में हर किसी ने नुक्स ढूंढ ही लिया करता है और हर कोई मुझे फुद्दू, बेवकूफ, कम अकल कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब इस घर में रुकना मेरे लिए ठीक नहीं है। जहाँ पर मेरी इज्जत ना हो, मान सम्मान ना हो, वहाँ मैं नहीं रुकूंगी। अब प्रियंका ने ठान लिया, वे चाहे जो कुछ भी करेगी लेकिन इस घर में वापस नहीं आएगी। ऐसा सोचकर वे वापस लखनऊ बस स्टैंड पर आ गई और वहाँ खड़ी एक बस में जा बैठी। ये बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। कहाँ का टिकट बना दूं मैडम? जहाँ तक बस जाएगी भैया। ये बस दिल्ली तक जाएगी। फिर ठीक है भैया, दिल्ली तक का टिकट बना दीजिए। कंडक्टर ने दिल्ली तक का टिकट बना दिया। दूसरे दिन बस दिल्ली पहुँच गई। प्रियंका बस से उतरकर एक बेंच पर बैठ गई। रात गहरा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 3 घंटे से वह इस बेंच पर बैठी थी। घर से तो फैसला करके निकली थी कि वह अब वापस नहीं जाएगी, लेकिन अब क्या करे। इस उम्र में वह अब क्या कर सकती है। यही उधेड़ बुन में वह बड़बड़ा रही थी, जिस घर के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी दे दी, आज तक उस घर में मुझे सम्मान ही नहीं मिला। मैंने कितने जतन किए कि सबको खुश रखूं, लेकिन मेरे हर काम में किसी न किसी ने नुक्स ढूंढ ही लिया। प्रियंका जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वे 2 घंटे से ऐसे ही बैठी रही और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी हालत तो आपको पता ही है, आपसे कुछ छुपा तो नहीं, अब आप ही रास्ता दिखाओ। तभी एक बच्ची जिसकी उम्र यही कोई 9-10 साल की होगी, उसके पास भागती हुई आई और प्रियंका जी का हाथ पकड़कर बोली, बुआ जी घर चलो, दादाजी बीमार हैं, देखो ना वे उठ नहीं रहे हैं। और वह लड़की प्रियंका जी को हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने घर ले गई। तो वहाँ पर जाकर प्रियंका जी ने देखा कि वहाँ 65 से 70 साल का बुजुर्ग अपना सीना पकड़कर दर्द से कहरा रहा था। प्रियंका तुरंत घर से बाहर आई और सामने दुकान पर दौड़कर गई और बोली, भैया जी मैं यहाँ पर नहीं हूँ, सामने वाले घर में तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता है। उसके बाद दुकानदार ने डॉक्टर को फोन कर दिया तो डॉक्टर भी तुरंत आ गए। सही समय पर ट्रीटमेंट मिलने से बुजुर्ग की जान बच गई। देखिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है और ये मैंने दवाई लिख कर जा रहा हूँ, आप समय समय पर इन्हें देते रहिएगा। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। प्रियंका उस बीमार बुजुर्ग और छोटी बच्ची को अकेले छोड़कर ना जा सकी। 3 दिन तक वह उनकी सेवा करती रही। 3 दिन में वह बच्ची भी उनके साथ काफी घुल मिल गई। वे उसे बुआ कहकर बुलाती थी। बच्ची का नाम चुनमुन था। बहुत प्यारी बच्ची थी। चौथे दिन दादी को होश आया तो उन्होंने प्रियंका को अपनी सेवा करते हुए और चुनमुन को उसके साथ खेलते हुए खुश पाया। बुजुर्ग आदमी का नाम ओम प्रकाश सिंह था और वह दिल्ली में उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें टोमेटो सॉस, जेली, केचप, शरबत और शहद बनाकर डिब्बी में पैक करके अलग अलग शहरों में बेचा जाता है। उनके बेटे बहू का कुछ साल पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी निशाने चुनमुन को ओम प्रकाश सिंह जी पाल रहे थे। ओम प्रकाश ने प्रियंका को अपने पास बुलाया और बोले, बेटी मेरे पास आओ, आज से पहले तो तुम्हें देखा नहीं मैंने, तुम कहाँ की रहने वाली हो, मुझे तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ। प्रियंका ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब ओम प्रकाश सिंह जी बोले, बेटी तुम्हें रहने के लिए ठिकाना चाहिए और मुझे अपनी पोती और अपना घर संभालने के लिए केयर टेकर चाहिए। क्या तुम 30,000 महीने में मेरे यहाँ काम करोगी? मुझे नौकरी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप। प्रियंका खुशी खुशी मान गई। उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वह चुनमुन का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। वह उसको लोरी सुनाती थी, स्कूल के लिए उसे तैयार करती थी। धीरे धीरे चुनमुन और प्रियंका बिल्कुल आपस में घुल मिल गए थे। समय बीतता रहा। धीरे धीरे दादाजी ने प्रियंका को फैक्ट्री का काम भी सिखा दिया। फैक्ट्री में जब भी प्रियंका जाती, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका मैम। गुड मॉर्निंग। फैक्ट्री के लोग
लोग जब उसे प्रियंका मैडम जी बुलाते तो वह आत्मविभोर हो जाती। क्यों ना हो, यहाँ उन्हें अपने काम के लिए सम्मान और पैसे दोनों मिल रहे थे। इस तरह 3 साल बीत गए थे। वहीं दूसरी तरफ कैलाश का बुरा हाल हो रहा था। अरे यार, मुझे तो लगा था 2-3 दिन मायके में रुकेगी और अपने आप चली आएगी। पता नहीं कितने दिन मायके में रुकेगी। तभी वहाँ पर विवेक भी आ जाता है और कहता है, पापा मुझे भूख लगी है, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, मैं कहीं जा भी नहीं सकता और घर देखो कितना गंदा हो गया, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे कबाड़ खाना हो। प्लीज पापा, माँ को जाकर बुला कर ले आओ। कब तक वह मायके में रहेंगी? जब मम्मी नहीं है तब जाकर उनकी अहमियत समझ में आ रही है। हमने उनके साथ बहुत गलत किया, हमेशा उनको गलत बातें बोलते रहे थे। घर देखो कितना गंदा हो गया है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल कबाड़ खाना हो। प्लीज पापा मम्मी को जाकर लेकर आओ। मैंने उनके ऊपर हाथ उठा दिया था, अब मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल सही कहते हो। जब वो घर पे रहती थी तो मैं भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। अब वो नहीं है तो मुझे पता है, लग रहा है कि इस घर की स्वर्ग बना कर रखती थी। मैं उसको हमेशा डांटा करता था, मारा करता था, लेकिन आज तक उसने कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। चलो हम तीनों उसे मना कर लेकर आते हैं। ऐसा सोचकर वे तीनों गाड़ी से प्रियंका के मायके पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही कैलाश अपने साले सोमेश से पूछता है, प्रियंका को बुलाइए, हम उसे घर ले जाना चाहते हैं। कब तक नाराज रहेगी हम लोगों से? प्रियंका वो कब आई यहाँ पर? वो यहाँ पर नहीं आई है। नहीं तो। यह सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैलाश सकते में आ गए। वो किसी अनहोनी की आशंका से डर गए। सभी रिश्तेदार के यहाँ पता किया, प्रियंका जी कहीं नहीं मिली। उसके बाद तीनों पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अस्पताल में, मुर्दा घरों में, सब जगह ढूंढा, कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह 3 साल गुजर गए। एक दिन विवेक का दोस्त हरी दिल्ली में जॉब करता था। वह पहली बार विवेक के घर आया। दीवार पर जब प्रियंका की फोटो घर में देखकर विवेक से पूछा, ये कौन है? ये मेरी माँ है जो 3 सालों से लफाता है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर एक प्रियंका मैडम है जो बिल्कुल तुम्हारी माँ की शक्ल सूरत की है। इतना सुनते ही विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने पिता को यह सब बताया। दोस्त से पता लेकर वे लोग दिल्ली पहुँचे। गेट पर गार्ड से जब प्रियंका की फोटो दिखाई तो लोग उन्हें प्रियंका मैडम जी के घर ले गए। घर में प्रियंका जी नहीं थी। ओम प्रकाश सिंह जी ने उन्हें बैठाया और प्रियंका को फोन करके बुलाया। प्रियंका जी सिल्क की साड़ी में छोटी सी बिंदी लगाए हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कार से उतरी। कैलाश नाथ, विवेक और नेहा प्रियंका के इस रूप को देखकर दंग रह गए। वो एक टक प्रियंका को निहारे जा रहे थे। कहाँ उनके घर में रहने वाली प्रियंका और इस प्रियंका में जमीन आसमान का अंतर था। विवेक और नेहा अपनी माँ को देखते ही दौड़कर उनके पैरों में गिर गए और बोले, माँ 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 हमें माफ कर दो प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घर चलो माँ, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सूना सूना है। हमें माफ कर दो माँ, और प्लीज अब घर चलो। प्रियंका प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब घर चलो प्लीज। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। माँ अब घर चलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो। लखनऊ में बच्चों का स्कूल है, मेरी नौकरी है, हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? ठीक इसी तरह यहाँ मेरा काम है और वह काम जिसने मुझे मान सम्मान व इज्जत दी और जिसने मुझे आत्मविश्वास जगाया और मुझे मेरी पहचान दी, उसे छोड़कर वापस गुमनामी की जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। और हाँ, ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं जहाँ माँ व पत्नी के घर छोड़ने पर उसे ढूंढने की जगह उसके लिखे शब्दों का मजाक बनाया जाए। हाँ, तुम लोग मेरा परिवार हो, तुम्हें मेरी जब जरूरत हो आ जाना। और हाँ, शाम की एक बस है जो आप लोगों को लखनऊ पहुंचा देगी और खाना खाकर ही जाना। इतना कहकर वे ओम प्रकाश जी से कहती है, बाबूजी मैं मीटिंग छोड़कर आई हूँ, चलती हूँ, शाम को मिलेंगे। इतना कहकर वे कार में बैठकर पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। तीनों हाथ जोड़े उसे देखते रह गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।